हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। कक्षा 10 में लेसन नंबर 10 हमने पूरा कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम लेसन नंबर 11 विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 11 लेसन का नाम है विनिर्माण उद्योग, यानी भारत में उद्योग जगत का प्रारंभ किस तरह से हुआ, कौन कौन से उद्योग भारत में विकसित हुए। सबसे पहले विनिर्माण उद्योग कि विनिर्माण उद्योग क्या है। विनिर्माण उद्योग की एक तरह से सिंपल सी परिभाषा होती है कि आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाने वाला कोई कार्य। उद्योग का मतलब क्या हो गया कि आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाने वाला कोई कार्य, और मुख्य रूप से इसके अंतर्गत विनिर्माण और द्वितीयक उद्योग आते हैं। अब विनिर्माण उद्योग क्या होता है? उद्योग का मतलब तो क्या बताया मैंने आपको कि आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाने वाला कोई कार्य, और इसके अंतर्गत विनिर्माण उद्योग और द्वितीयक उद्योग इसमें शामिल होते हैं। और विनिर्माण उद्योग क्या है? विनिर्माण यानी एक ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा कच्चे माल को मशीनों की सहायता से उच्च मूल्य की वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब मुख्य रूप से इसकी विनिर्माण उद्योग की परिभाषा क्या हो गई कि एक ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा कच्चे माल को मशीनों की सहायता से उच्च मूल्य की वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग। मतलब एक ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा कच्चे माल को मशीनों की सहायता से उच्च मूल्य की वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है, वो क्या हो गया? विनिर्माण उद्योग। और उद्योग की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई कि आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाने वाला कोई कार्य, और इसके अंतर्गत मुख्यतः विनिर्माण उद्योग और द्वितीयक उद्योग आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से उद्योगों को वर्तमान अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ कहा जाता है। उद्योग क्या है कि उद्योगों को वर्तमान अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ कहा जाता है। अब जैसे मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि भारत में उद्योग के प्रमाण हैं वो अनेक प्रकार से मिले हैं, जैसे सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन या कांसे की मूर्तियां सिंधु सभ्यता से मिली। मतलब मिट्टी के बर्तन मिले, सूती कपड़े मिले या कांसे की मूर्तियां मिली, ये सिंधु सभ्यता से मिली। इसके अतिरिक्त जैसे एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है कि कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली ग्राम, मतलब दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली ग्राम में एक जंगरोधी लौह स्तंभ मिला, जो कि प्राचीन औद्योगिक विकास का द्योतक माना गया है। मतलब दिल्ली के पास मेहरौली ग्राम में एक लौह स्तंभ मिला है और वो मौर्य काल में बना था, और मतलब गुप्त काल में बना था। उसके बाद से आज तक उसके लोहे में अभी तक जंग नहीं लगा है। तो कहने का मतलब कि कुतुब मीनार के पास स्थित जंगरोधी लौह स्तंभ भारतीय प्राचीन औद्योगिक विकास का द्योतक रहा है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत धातु, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, जहाजरानी जैसे कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकसित स्वरूप के कारण प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भाई प्राचीन काल में भारत क्या था? हम सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था। वो क्यों कहलाता था? मुख्य रूप से भारत धातु, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, जहाजरानी जैसे कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकसित स्वरूप के कारण प्राचीन काल में भारत को
क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। परंतु अंग्रेजों के आगमन और उनकी दमनपूर्ण नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कुटीर और लघु उद्योगों को नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। मतलब अंग्रेज आए भारत में और उन्होंने अपनी दमनपूर्ण नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कुटीर तथा लघु उद्योगों को उन्होंने नष्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? भारत गरीब देश बन गया। वरना प्राचीन काल में भारत क्या था? सोने की चिड़िया कहलाता था। अब हम भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ पढ़ेंगे। मतलब विनिर्माण उद्योग की परिभाषा बताई। विनिर्माण उद्योग की परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि एक ऐसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत कच्चे माल को उच्च मूल्य की वस्तुओं में मतलब मशीनों की सहायता से उच्च मूल्य की वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। उद्योग की आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाने वाला कोई कार्य जिसके अंतर्गत मुख्यतः विनिर्माण उद्योग और द्वितीयक उद्योग आते हैं। और जैसे हमने पढ़ा कि भारत में उद्योग के जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। जैसे सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन, कांसे की मूर्तियां, ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिली। इसके अलावा दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जंगरोधी लोह स्तंभ मिला, जो कि भारतीय औद्योगिक विकास का द्योतक माना गया था। और जैसे मैंने आपको बताया कि भारत प्राचीन काल में क्या था कि भारत धातु, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, जहाजरानी एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकसित स्वरूप के कारण भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों के भारत आगमन और उनकी दमनपूर्ण नीतियों के कारण क्या हुआ कि लघु और कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। अब भारत में यह मान सकते हैं कि भारतीय उद्योग या भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, जैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ जैसे 1845 में मुंबई में, 1845 में मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग, मतलब 1845 में मुंबई में सूती वस्त्र स्थापना, सूती वस्त्र स्थापना। और इसी प्रकार 1855 में जूट उद्योग, 1855 में जूट उद्योग की स्थापना भारत में की गई। यानी भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ सन 1845 में मुंबई में सूती वस्त्र स्थापना से और जूट उद्योग की स्थापना 1855 से मानी गई है। मैं आपको बता दूं कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन हो चुका था, तो भारत सरकार द्वारा 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई। 1948 में भारत सरकार द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई। मतलब 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति को जारी किया गया था। और इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत क्या किया गया था कि भारत में उद्योगों के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाएं निर्मित की गई थी। मतलब इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत क्या किया गया था? पंचवर्षीय योजनाएं निर्मित की गई थी। और इस पंचवर्षीय योजना निर्मित की गई थी जिसके माध्यम से क्या किया गया था कि लौह इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज और चीनी उद्योगों को मुख्य रूप से विकास किया गया था। किस किस उद्योगों का विकास किया गया था? मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट, कागज और चीनी उद्योगों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया था।
मतलब विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लौह इस्पात, इसके अतिरिक्त सूती वस्त्र, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग और चीनी उद्योग को विकसित किया गया था। किसके माध्यम से? विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। अब हम मुख्य रूप से एक एक उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। विशेष रूप से भारत में हम सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। भारत में लौह इस्पात उद्योग, भारत में लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। लौह इस्पात उद्योग में आपको बता दूं कि भारत ही नहीं, विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ। इसे भारत ही नहीं, केवल संपूर्ण विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ माना गया है। मतलब भारत ही नहीं, इसे औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ कहा गया है और इसे लौह इस्पात उद्योग को ही अन्य उद्योगों की जननी भी कहा गया है। अन्य उद्योगों की जननी भी लौह इस्पात उद्योग को कहा गया है। और लौह इस्पात उद्योग की स्थापना भारत में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर, पश्चिम बंगाल, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना भारत में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक, पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर में बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित हुई। मतलब इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर में बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित हुई। परंतु इसकी वास्तविक शुरुआत है वो जमशेदजी टाटा ने 1907 में साक्ची में, इसकी वास्तविक जो शुरुआत हुई थी वो 1907 में सांची में, 1907 में सांची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम से स्थापित की गई। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा द्वारा किस नाम से की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से स्थापित की गई। बाद में 1909 में आसनसोल के निकट, 1909 में आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी को खोला गया। हीरापुर में भारतीय लोह इस्पात उद्योग को खोला गया। मतलब औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ और अन्य उद्योगों की जननी लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, जिसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर में बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से हुई। परंतु इसकी वास्तविक शुरुआत 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा सांची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। बाद में 1909 में आसनसोल के पास हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात उद्योग या कंपनी को खोला गया। किंतु सन 1936 में 1936 में कुल्टी और हीरापुर इन दोनों कारखानों को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिए गए। कौन सी? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में इन दोनों कारखानों को मिला दिया
गया। और फिर उसके पश्चात 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और 1953 में इसे IISCO IISCO में मिला दिया गया। और इस प्रकार लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी से मानी गई है। मतलब 5-6 लाइनें हमने पढ़ी है। क्या क्या पढ़ी है? मुख्य मुख्य बातें कि भारत में लौह इस्पात उद्योग के बारे में कि औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ कहा जाता है, अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है, और जिसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर में बाराकर आयरन वर्क के नाम से हुई। लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से प्रारंभ किया गया और 1909 में आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी को खोला गया। लेकिन 1936 में कुल्टी और हीरापुर, मतलब कुल्टी और हीरापुर, इन दोनों कारखानों को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील में मिला दिया गया। और 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। कब? 1937 में। फिर 1953 में क्या हुआ कि इसे IISCO में मिला दिया गया और इस प्रकार लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी में मानी गई। अब भारत में लौह इस्पात उद्योग की ही बारे में हम पढ़ रहे थे कि विभिन्न पंचवर्षीय, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार ने लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, इन सब के लिए के विकास के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया। तो स्वतंत्रता के पश्चात लौह इस्पात उद्योग का विकास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, जिसमें विशेष रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला यानी उड़ीसा में। इसी प्रकार रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में कारखाने स्थापित किए गए। भिलाई छत्तीसगढ़ में कारखाने खोले गए। मतलब भारत सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लौह इस्पात उद्योग का विकास किया गया था, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ब्रिटेन के सहयोग से तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में और रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में कारखाने स्थापित किए गए थे। इसी प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना में, इसी प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो यानी झारखंड में कारखाना स्थापित किया गया। बोकारो झारखंड में लौह इस्पात उद्योग का कारखाना स्थापित किया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना माना गया है। मतलब बोकारो में कारखाना स्थापित किया गया जो एशिया में सबसे बड़ा है। एक चीज और कि इस उद्योग के बारे में एक विशेष रूप से सेल के बारे में पढ़ना है अपने को। यानी सेल का मतलब क्या हो गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी सेल के बारे में पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि 1973 में इस उद्योग में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य से
सेल की स्थापना की गई, जो मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना की गई, जो देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य करता है। मतलब देश में जितने भी लौह इस्पात उद्योग के कारखाने हैं तो इन सब का प्रशासनिक कार्य कौन संभालता है? सेल। यानी 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमें जो भारत के सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य संभालता है। और इसमें 3 और कारखाने, विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश, सेलम यानी तमिलनाडु और विजयनगर यानी कर्नाटक को भी इसमें शामिल कर दिया गया। विशाखापत्तनम कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, सेलम तमिलनाडु और विजयनगर कर्नाटक, इनके कारखानों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब मुख्य रूप से कि लौह इस्पात उद्योग के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो अनुकूल मानी गई हैं लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए। इकाइयां या लौह इस्पात उद्योग कहां पर स्थापित किए जाते हैं मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि यह उद्योग कच्चे माल तथा सस्ते परिवहन, यह उद्योग कच्चे माल तथा सस्ते परिवहन पर आधारित उद्योग है। इस कारण इसकी स्थापना कच्चे माल अर्थात लौह अयस्क, इसके लिए कच्चा माल कौन कौन सा चाहिए? लौह अयस्क, कोयला, लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज और कम परिवहन अर्थात खानों के समीप के क्षेत्रों में इनका इस उद्योग को स्थापित किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या? कच्चे माल के लिए, कच्चे माल और सस्ते परिवहन पर आधारित उद्योग है। तो जहां पर लौह अयस्क की खाने हो, कोयले की खाने हो, जहां पर मैग्नीज मिलता हो और विशेष रूप से कम परिवहन अर्थात खानों के समीप वाले क्षेत्रों में इसका विकास किया जाता है। अब मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि 2015 में भारत विश्व भर में कच्चे लोहे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था। कब? 2015 में बन गया था, जबकि वर्ष 2003 में वह 8वें स्थान पर था लौह इस्पात उद्योग में। इसके अतिरिक्त भारत डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन यानी DRI या स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है और चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में तैयार माल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। और जहां तक हम लौह इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो इस्पात क्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी कुल सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% का योगदान देता है। मतलब कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत? 2% योगदान देता है। और इस उद्योग में लगभग 6 लाख से भी अधिक लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो ये आज हमने लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा।